दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा का केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया? खिलजी के कुरान पर दवाई लगाने की थ्योरी तो चलती है, लेकिन इसके अलावा भी कई तथ्य सामने आते हैं। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि इसे 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़े 1 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए। नालंदा को चाहे किसने भी तबाह किया हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि 13वीं शताब्दी तक नालंदा नष्ट हो चुका था। आइए सबसे पहले समझते हैं कि खिलजी के बारे में क्या कहा जाता है। तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1192 में 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में एक किले पर आक्रमण किया। किले में ब्राह्मण थे, जिन्हें मारकर खिलजी को कई किताबें मिली। तिब्बती भिक्षु धर्व स्वामिन ने 1236 में नालंदा की यात्रा की और बताया कि तुर्की हमलावरों ने मठों को तोड़ा और लूटा। उसके अनुसार 1235 तक नालंदा उजड़ गया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कन्फर्म किया कि नालंदा को तुर्की हमलावरों ने नष्ट किया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने खिलजी की मदद करने के चक्कर में अपने नालंदा को खो दिया। माना जाता है कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा था और आयुर्वेदिक आचार्य राहुल श्री भद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप कर उसे ठीक किया। खिलजी को भारतीय विद्वानों की ज्ञान की प्रतिस्पर्धा महसूस हुई और उसने नालंदा में आग लगा दी। बौद्ध धर्म और उसके विद्वान पंडितों की प्रतिस्पर्धा और जलन ही सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, जिसके कारण खिलजी भड़क गया था। ऐसा भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म की महान शिक्षाओं को समाप्त करने के लिए उसने नालंदा में आग लगाई। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख और भाषणों में उल्लेख है कि मुस्लिम शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला, जगदला और ओदंतपुरी जैसी बौद्ध यूनिवर्सिटीज को लूटा और नष्ट किया। मुस्लिम इतिहासकार भी बताते हैं कि कैसे आक्रमणकारियों ने बौद्ध भिक्षुकों का नाश किया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार 1197 में खिलजी ने बिहार पर एक बार नहीं बल्कि बार बार हमला किया और लूटपाट की। नोबेल प्राइज विजेता और नालंदा यूनिवर्सिटी की अंतरिम गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अमर्त्य सेन ने 8 जनवरी 2011 को द हिंदू में लिखा कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में अफगानों ने नालंदा को नष्ट कर दिया। माना जाता है कि नालंदा पर 3 बड़े हमले हुए थे: हूणों का हमला, गौड़ का हमला और खिलजी का हमला। पहले के 2 हमलों के बाद नालंदा ने कुछ हद तक खुद को पुनर्जीवित कर लिया था, लेकिन खिलजी का हमला बेहद विध्वंसकारी था, जिसे अब जाकर 2024 में मोदी जी ने पुनर्जीवित किया है। हालांकि इसमें मनमोहन सिंह का भी योगदान है और ये दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता पर चाहे कितने भी हमले हो जाएं, वो समय के साथ खुद को पुनर्जीवित करती ही है। भारत की मिट्टी आगे ऐसे ही वीर सपूतों को पैदा करेगी जो अपने सभ्यता को पुनर्जीवित करेंगे। प्रोफेसर आनंद सिंह के अनुसार बख्तियार खिलजी और उसको सैनिकों ने नालंदा को जलाया था। उसके अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पाया गया कि 2/3 मठों में आग लगी थी। तारानाथ ने भी अपनी किताब में नालंदा में आगजनी की घटना का जिक्र किया है। लेकिन अब आइए उस थ्योरी को जानते हैं जिसमें यह माना जाता है कि खिलजी ने नालंदा को नष्ट नहीं किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए भवन के उद्घाटन के बाद डॉक्टर रुचिका शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहती हैं कि खिलजी ने नालंदा को नहीं जलाया। वे 2 प्रमुख थ्योरी देती हैं। खिलजी ने नालंदा नहीं बल्कि ओदंतपुरी मठ को ध्वस्त किया था। तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामिन के अनुसार नालंदा पर हमला खिलजी की मौत के 28 साल बाद हुआ था। डॉक्टर रुचिका शर्मा के अनुसार नालंदा जलाने के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक कि ब्राह्मणों ने नालंदा में आग लगाई। 17वीं शताब्दी के बौद्ध स्कॉलर तारानाथ लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने सिद्धि प्राप्त कर यज्ञ की राख से नालंदा को जला दिया। आकस्मिक आग से नालंदा नष्ट हुई। इतिहासकार DR पाटिल के अनुसार नालंदा की खुदाई में बंद कमरों में खाना बनता था और खुले लैंप से आग लगना आम था। 1003 ईस्वी का शिलालेख भी एक बड़ी आग का जिक्र करता है, जबकि प्रोफेसर अभय सिंह के अनुसार नालंदा को ब्राह्मणों ने तोड़वाया। इसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा को जलाने के प्रमाण मौजूद हैं। आप समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ पॉलिटिक्स चल रही है जिससे मैं दूर रहता हूँ। इन दोनों पक्षों को जानने के बाद आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस थियोरी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और क्यों। भारतीय राजनीति में लेफ्ट और राइट के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी जाती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कुछ और लोगों के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी के पतन के 5 अन्य प्रमुख कारण थे। पहला, राजघरानों से कम संरक्षण मिलना। दूसरा, हमलों के कारण विद्वान शिक्षकों का छोड़कर जाना। तीसरा, दूसरी यूनिवर्सिटी से प्रतिस्पर्धा। चौथा, छात्रों की संख्या में कमी। और 5वां,
धार्मिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन फिर भी मैं आप सबकी राय जानना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नालंदा को 800 साल बाद पुनर्जीवित करने में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। साल 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल पर बिहार असेंबली में नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने के लिए विधेयक पास हुआ। 2014 में 14 विद्यार्थियों के साथ अस्थायी रूप से इसे संचालित किया गया। 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्थायी परिसर की आधारशिला रखी और 2017 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। 19 जून 2024 को पीएम मोदी ने नए कैंपस का उद्घाटन किया। नालंदा का नया कैंपस 100 एकड़ में फैला है। आरजेडी ने इसे यूपीए सरकार की उपलब्धि बताते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा कि वे सिर्फ फीता काटने आए थे। इस पॉलिटिकल विवाद पर भी मैं आप सबकी राय जानना चाहूँगा। लेकिन अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि नालंदा तो पुनर्जीवित हो गई, लेकिन पाकिस्तान की तक्षशिला कब पुनर्जीवित होगी? क्या तक्षशिला अभी भारत के भरोसे ही बैठा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में तो सरकार चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कैसे होगा? पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं कि कृपया तक्षशिला का भी पुनर्निर्माण करवा दें। आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि नालंदा और तक्षशिला में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी और इसे अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला कहा गया। ये यूनिवर्सिटी 700 BC यानी ईसा के जन्म से 700 साल पहले बनी थी और वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तक्षशिला में कौशल नरेश, प्रसेनजीत, पतंजलि, पाणिनि, चरक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार के राजवैद्य जीवक जैसे महापुरुषों ने शिक्षा ली थी। तक्षशिला चाणक्य की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। चाणक्य का अर्थशास्त्र यही लिखा गया था। यहाँ लॉ, मेडिकल, सैन्य विज्ञान और 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं था, केवल गुरु दक्षिणा ली जाती थी, वो भी छात्र अपने मन से देते थे। नालंदा और तक्षशिला में अंतर ये था कि तक्षशिला नालंदा से पुराना था और नालंदा का कैंपस बड़ा था। नालंदा में ज्यादा विषयों की पढ़ाई होती थी और फ्री में शिक्षा मिलती थी। तक्षशिला का विनाश 7वीं सदी से पहले हुआ। खानाबदोश जनजातियों, मुस्लिम आक्रांताओं, शक और हुणों ने इसे नष्ट कर दिया था। कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा होगा कि पीएम मोदी ने 1749 करोड़ रुपए की लागत से बने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और बोधि वृक्ष भी लगाया। नालंदा दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें गगनचुंबी 9 मंजिला पुस्तकालय था, जहां 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। इतिहासकारों के अनुसार हमलावरों द्वारा आग लगाए जाने के बाद परिसर 3 महीने तक सुलगता रहा था। ये सभी बातें आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो 800 से ज्यादा सालों तक खंडहर में रही, कभी भारत का वैभव हुआ करती थी। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 470 ईस्वी के बीच की थी। ये विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र था, जहां दुनिया भर से 10,000 विद्यार्थी आते थे। हर्षवर्धन के काल में भी यह फला फूला, जहां चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और ईरान के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। नालंदा की लाइब्रेरी में 3 लाख से ज्यादा पुस्तकें थी और यहाँ 300 रूम और 7 बड़े सभागार थे। पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित नालंदा के खंडहर आज भी मौजूद हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख आर्यभट्ट को भारतीय गणित के जनक माना जाता है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। यहाँ नागार्जुन, दिग्नाग और धर्मकीर्ति जैसे दार्शनिकों ने अध्ययन किया। नालंदा में प्रवेश के लिए कठिन मौखिक परीक्षा होती थी। नालंदा के द्वारपाल भी विद्वान होते थे और वो छात्रों की परीक्षा लेते थे। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 साल बिताए और 645 ईस्वी में 600 बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ चीन लौटे। तिब्बती गुरु दलाई लामा ने कहा, हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।